आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान और भारत के फर्नीचर इंडस्ट्री की। जी हां, 12 मई को नेशन के नाम अपने एड्रेस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपयों के इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार देगा। प्राइम मिनिस्टर के इस ऐलान के बाद सरकार के जरिए कई अहम कदम उठाए गए और कोरोना पैंडेमिक के दौर से बदहाल बहुत सी इंडस्ट्री को सरकार के इस फर्म स्टेप से राहत मिली है। कई इंडस्ट्रीज आज बेहतर परफॉर्मेंस दे रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि कभी भारत के नाम को रोशन करने वाली देश की फर्नीचर इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर भारत अभियान से कितनी रफ्तार मिली है और इसमें और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के फाउंडर चेयरपर्सन मोहित सिंगला जी और जाने माने इकोनॉमिस्ट और सीए डॉक्टर शरद कोहली। आप दोनों का हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कर। मोहित सिंगला साहब, हमारी जो इंडियन फर्नीचर इंडस्ट्री है उसका सिनेरियो आज का क्या है? इंडियन फर्नीचर इंडस्ट्री अगर हम आज के दौर में देखें, वर्ल्ड ट्रेड का करीब 1% हिस्सा इंडियन फर्नीचर इंडस्ट्री का माना जाएगा। लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हम इंडिया से करते हैं और इतना ही करीब 1.5 बिलियन डॉलर के करीब हम इंपोर्ट करते हैं। पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है, फर्नीचर इंडस्ट्री का ट्रेड है 1 ट्रिलियन डॉलर के अंदर, लगभग 3% इंडिया का मार्केट शेयर होगा। बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से फर्नीचर सेक्टर के कारीगर और बढ़ई जिनको हम पहले कहते थे, काफ़ी स्किलफुल लेबर हमारे यहाँ रही है और घर घर में फर्नीचर बनाने का रिवाज रहा है। और आज हम देखें तो करीब 20% इंडस्ट्री अगर ऑर्गेनाइज है तो 80% इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दिखती है। फर्नीचर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर साबित हो सकता है आने वाले समय के अंदर और ये बात प्रधानमंत्री ने समझी और अपने जो चैंपियन सेक्टर्स अनाउंस किए उसके अंदर फर्नीचर सेक्टर को रखा गया जी। और मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें। यहीं से हम आते हैं डॉक्टर शरद कोहली के पास। फर्नीचर इंडस्ट्री आज भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि 80%, मुझे लगता है कहीं ज़्यादा हैं थोड़े से आंकड़े, पर कोई बात नहीं, ये तो कंफर्म है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। फिर भी इसकी खासियतें क्या क्या हैं? देखिए, फर्नीचर इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज सेक्टर की आपने बहुत ख़ास बात करी और बहुत ही अहम बात है ये। और ये आंकड़ा करीब मोहित जी, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सही आकलन लगाना कभी भी संभव नहीं होता, पर 85-86% तक जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो ख़ास बात होती है वो ये होती है कि उसकी जो ग्रोथ होती है, जो उसमें बढ़ोतरी होती है, उसको मापना मुश्किल होता है। दूसरा, उसकी बढ़ोतरी की एक लिमिट बन जाती है, एक उसकी सीमा बन जाती है, आप उससे ऊपर उसकी ग्रोथ नहीं कर सकते। इनफैक्ट अनऑर्गेनाइज का एक कैरेक्टरिस्टिक ही ये है। और जहाँ तक फर्नीचर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखिए, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ। बढ़ई जिसको हम कहते हैं, कारपेंटर अंग्रेज़ी में बोलते हैं। तो हमने एक बड़ा काम का सर्वे किया, उसमें ये सामने आया कि आजकल के जो कारपेंटर बढ़ई हैं, अगर आप मिलेंगे, आप 10 बढ़ई को बुलाइए, उनसे मुलाकात करिए, आपको एक ख़ास बात पता लगेगी कि उनकी सबकी उम्र 40 और 60 साल के बीच में है। इससे ये पता लगता है कि जो आने वाली नस्ल है, जो आने वाली जनरेशन है, वो अपने आगे बच्चों को वो काम नहीं दे रहे हैं। ये क्या बता रहा है कि ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज होने का एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि उसमें उनको लगता है उतनी कमाई नहीं है। और बढ़ई को हम देखते थे कि घर में आरा लेके आपने कहीं पलंग में कुछ जुड़वाना है, कुर्सी की एक टांग सीधी करवानी है, एक अलमारी भाई यहाँ बना दो। तो उस तरीके से ये इंडस्ट्री रही और यही फ़र्क रहा भारत की इंडस्ट्री में और बाकी के देशों की, जहाँ पर फर्नीचर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज वे में चलती है। मुझे लगता है कहीं ये फ़र्क बन के रह गया
और इसी को उभारने की ज़रूरत है, इसी को ठीक करने की ज़रूरत है कि ये जो इतनी बढ़िया आपके पास कला है, आपके पास एक स्किल है, हुनर है, उस हुनर को हम निखार कर और इस शेप में ले आएं, इस तरह से ले आएं कि वो कल को उनके लिए कमाई का जरिया बन जाए। और वही बढ़ई जो अपने बेटे को या बेटी को नहीं बोलता कि तुम ये काम लो, वो कहने लगे कि ये हमें फक्र है इस बात पे और आगे आप इस बात को चलाइए। तो मुझे लग रहा है कि आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम जो सारा का सारा है, और हम देख रहे हैं कि बारी बारी करके वो सभी इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहा है। हमने देखा केमिकल्स पे, हमने देखा टेक्सटाइल्स पे, हमने छोटी छोटी वेस्ट मैनेजमेंट पे, हमने बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान देते हुए देखा। तो मैं समझता हूँ फर्नीचर की बारी अब आ चुकी है और बहुत सारे राज्य, अभी मोहित जी से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, बहुत सारे राज्य इस पर ध्यान भी दे रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे जैसे ये आत्मनिर्भर भारत हमारे पूरे सिस्टम में गहराता जाएगा, फर्नीचर इंडस्ट्री भी उससे महरूम नहीं रहने वाली, वो भी उभर के आएगी। तो यहीं से चलते हैं। ये बात सही है और बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर शरद कोहली ने, वो ये कि आगे जनरेशन्स में आगे ट्रांसफ़र हो वो ट्रेड, वो स्किल जी। और हमारे भारत सरकार का है भी कि स्किल के ऊपर एक फोकस है। फिर भी इसके चैलेंजेस क्या हैं फर्नीचर इंडस्ट्री के? फर्नीचर इंडस्ट्री के अगर हम दो मेन चैलेंजेस देखें इंडिया के अंदर जी। एक है कॉस्ट और दूसरा है स्केल। हमारी कॉस्ट, ये मैं बात कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जी। कि अगर हम भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें और एज अ सप्लायर इंडिया फर्नीचर का सप्लायर बने पूरे विश्व के लिए, जो कि अगेन एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है सरकार का। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मटेरियल, जो हम एक फर्नीचर बनाते हैं उसकी जो कॉस्ट हमें पड़ती है, चाहे वो लकड़ी की कॉस्ट है, चाहे वो उसके अंदर लगने वाले तमाम पुर्जे हैं, हार्डवेयर है, केमिकल है, पेंट है, इनकी कॉस्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। जी। कॉस्ट ज़्यादा क्यों है? लकड़ी के ऊपर हमारे यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी है और अपनी भारत की मूल रूप की जो लकड़ी है वो अब एक उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि कहते हैं कि एक तरफ डिफॉरेस्टेशन को भी हमें बचाना है, उसको भी हमें देखना है, तो उसकी वजह से लकड़ी की थोड़ी अवेलेबिलिटी कम है। और जो पेंट्स और वार्निशेस और इस तरीके के जो उसके अंदर मटेरियल्स लगते हैं, उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया की फर्नीचर सेक्टर के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो है स्केल। क्योंकि जैसे डॉक्टर कोहली ने बताया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर रह गया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो स्केल नहीं होता। जब आप एक फैक्ट्री के अंदर एक दिन में 1000 पीस बनाएंगे और एक आदमी एक दिन में 10 पीस बनाएगा, तो जाहिर है उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। क्योंकि स्केल नहीं है तो लेबर की अवेलेबिलिटी भी पुअर रहती है, स्किलिंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है, और उस तरीके के बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ का यहाँ पर अभी तक प्रचलन नहीं हुआ है। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ कि ये फर्नीचर इंडस्ट्री को हम ऑफिशियली एक इंडस्ट्री का स्टेटस दें। जी। और ये दिया गया। प्रधानमंत्री ने अभी 12 चैंपियन सेक्टर्स जब अनाउंस किए तो उसमें फर्नीचर को एक सेक्टर बनाया गया। पहली बार इसको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर इसको एक सेक्टर माना गया, और एक आज तक किसी मंत्रालय के अंदर इस सेक्टर को डील करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। अब इसको डील करने के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त हुए हैं और जो इसके ऊपर पूरा का पूरा कार्य कर रहे हैं। जी। तो मैं अभी लौट के आता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये डॉक्टर कोहली से पूछना चाहूँगा कि वर्ल्ड मार्केट, फर्नीचर मार्केट वर्सेस इंडियन फर्नीचर मार्केट, क्या एक कुछ तारतम्य है, कोई कोऑर्डिनेशन है? बहुत अहमियत है आपके सवाल की, क्योंकि हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आती है शर्मा जी के, जब कोई अच्छा काम कर रहा हो तो भले ही वो दुश्मन हो, भले ही वो पर उसकी अगर कोई अच्छी बातें हो तो वो ले लेनी चाहिए। तो आपका जो सवाल है वो इसमें इसलिए अहमियत रखता है। हम देखें कि जो वर्ल्ड की फर्नीचर मार्केट है वो बहुत बड़ी है, $500 बिलियन से लेके, उसका एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक शायद ना अवेलेबल हो, $1 ट्रिलियन तक वो मार्केट जाती है। और उसमें हमने देखा कि करीब करीब 40% शेयर जो है वो चाइना का है। 40%, इतना बड़ा शेयर चाइना का है, जो कि बहुत छोटे से शुरू हुआ था, आज बढ़ते बढ़ते इतना हो गया। उसके बाद इटली है, जर्मनी है, यूरोप के और भी छोटे देश हैं। वियतनाम पीछे बहुत बड़ा नाम एक निकल के आ रहा है, जिसने
जिसने कि चाइना से जो रोष था दुनिया को और चाइना से जो फैक्ट्री शिफ्ट हो रही थी उसका फ़ायदा उठाया, अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया। तो वर्ल्ड मार्केट बहुत बड़ी है और जैसा कि मोहित जी ने बताया कि भारत का जो उसमें शेयर है वो बहुत ही छोटा है। भारत की टोटल जो फर्नीचर इंडस्ट्री है शायद $5 बिलियन की होगी, टोटल एक्सपोर्ट जो है शायद $1.5 बिलियन के आसपास का होगा। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक, और उसके पीछे अगर आप रीज़न पूछें कि ये 132-135 करोड़ की आबादी और वो इतना पीछे फर्नीचर के मामले में अगर कैसे रह गई, तो उसकी वजह जो हमने अभी जिक्र किया कि जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप रहते हैं तो आपकी जो ग्रोथ है उस पर लिमिट लग जाती है, क्योंकि आपको चैलेंजेस आ जाते हैं सामने। आपने अभी चैलेंज का जिक्र किया, 3 शब्द अंग्रेजी के हैं जिससे मैं मानता हूं किसी भी सेक्टर की ग्रोथ होती है। और अगर क्योंकि हमने चाइना का नाम लिया, तो चाइना ने 1980 में चाइना भारत से पीछे था, हर लिहाज से पीछे था। और उसमें क्या ऐसा उसने करामाती किया? कुछ करामाती नहीं किया, 3 शब्दों का उन्होंने वो किया। और मुझे लगता है अगर हम उन 3 शब्दों पर ही ध्यान दे दें तो काफ़ी हद तक जो फर्नीचर इंडस्ट्री ही नहीं और इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं उनकी इसमें चाबी निकल के आ जाती है। 3 शब्द अंग्रेजी के हैं। चीपर, मतलब उन्होंने जो अभी मोहित ने भी जिक्र किया कि आपकी जो कॉस्ट है आप उस कॉस्ट को कम करें। सामान ज़्यादा जब बिकेगा जब वो वाजिब दामों पर होगा। उसके बाद बेटर, क्वालिटी को आप इंप्रूव करें। अगर क्वालिटी अच्छी होगी कोई रीज़न नहीं है कि वो सामान लोग दोनों हाथ फैला के नहीं लेंगे। और तीसरा है फास्टर। बहुत सारे यहाँ फर्नीचर के, मेरे अपना तजुर्बा कहता है कि फर्नीचर के ऑर्डर्स, भारत के जो अच्छे बड़े फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यूरोप से, अमेरिका से फर्नीचर के ऑर्डर मिलते थे, उसको वो टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाते थे। अब मान लीजिए मुझे अगर एक इंडस्ट्री, एक होटल बनाना है, घर बनाना है, मुझे वहाँ पर सारा फर्नीचर, लकड़ी का काम या और भी काम कराना है, और मैंने एक तारीख उसकी फिक्स कर दी है कि इस तारीख तक होना चाहिए। अगर वो उसके 2 महीने बाद मेरे पास फर्नीचर आता है तो मैं समझता हूं कि भले ही मुझे वाजिब दाम पे मिल रहा हो, मुझे भले ही अच्छी क्वालिटी मिल रही हो, पर अगर वो टाइम पे नहीं आ रहा है तो वो 3 शब्द हुए, चीपर, बेटर, फास्टर। तो मैं समझता हूं इन 3 शब्दों के आसपास सारी फर्नीचर इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस हैं वो इन्हीं में समा जाते हैं और इन्हीं से उनका सोल्यूशन निकल के आता है। बहुत बढ़िया। और मैं समझता हूं कि ये सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारी सरकार को एक, हमारे एक्सपर्ट्स और इस पैनल डिस्कशन से एक मैसेज जाता है। अच्छा, यहीं से मैं आगे चलता हूं। आप ट्रेड प्रमोशन काउंसिल के फाउंडर चेयरपर्सन हैं, और इसके साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा फर्नीचर इंडस्ट्री में आपका क्या रोल है? क्या कोई नए इनिशिएटिव्स भी आपने लिए हैं? जी फर्नीचर सेक्टर के ऊपर कई बैठकें हुई। जो उद्योग मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने इसके ऊपर पर्सनली कई कुछ ग्रुप्स बनाए हैं और उन ग्रुप्स के अंदर एक्सपर्ट्स को मुकर्रर किया गया है। उसमें जो हार्डवेयर सप्लायर्स हैं वो भी हैं, जो बायर्स हैं वो भी हैं, इंडस्ट्री की बॉडीज़ हैं, हम जैसे टीपीसीआई है, और इसके ऊपर एक पूरी स्टडी की गई है। और इस स्टडी के अंदर ये पाया गया है कि करीब $25 बिलियन का एक्सपोर्ट पोटेंशियल फर्नीचर सेक्टर का इंडिया से हो सकता है। क्या और उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, जो ये 12 चैंपियन सेक्टर्स के अंदर फर्नीचर को इंक्लूड किया गया था, शामिल किया गया था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही तेज़ी से एक फर्नीचर पॉलिसी का भी ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके अंदर नई फर्नीचर इकाइयाँ जो लगेंगी उनको बहुत ही ब्याज दर में रियायत और सस्ते दामों पर ज़मीन और कई अलग अलग तरीके की उनको बेनिफिट्स पहुंचाए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, प्लस क्लस्टर डेवलपमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है। कि किस तरीके से जो ये स्केल की हमने अभी आपसे बात कही थी कि स्केल के लिए एक क्लस्टर चाहिए, कि बहुत सारे फर्नीचर से जुड़े हुए जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो लोहा है, चाहे वो हार्डवेयर है, सीजनिंग प्लांट हैं, वुड सॉइंग प्लांट्स हैं, उसके अलावा कंप्यूटर एडेड मशीनरी है, स्किलिंग है, उन सबको एक जगह लाया जाए और उन सबको, जिससे कि टाइम भी बचे, कॉस्ट भी बचे। तो क्लस्टर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक अहम एम्फेसिस दिया जा रहा है। एक तरह से जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसी का माइक्रो फॉर्म मैं समझता हूँ जी, जिसके अंदर जुड़े हुए सारे इकाइयाँ एक साथ एक जगह पर काम करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है और बहुत फास्ट काम किया जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि
फास्ट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्लस्टर उसका एक बहुत ही बड़ा सोल्यूशन उभर के आया है। जी। अच्छा, यहीं से हम चलते हैं अभी क्लस्टर मैनेजमेंट पे। ये हमारे पैनल डिस्कशन में काफ़ी बीच में रहेगा। अलग अलग इसके डायमेंशंस को हम डिफ़ाइन करने की, समझाने की अपने नाजरीन को कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब, क्लस्टर मैनेजमेंट वाली जो बात है उसमें कितना दम है? देखिए, क्लस्टर हम आज डीडी उर्दू के जो हमारे दर्शक हैं उनको क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्लस्टर असल में होता क्या है किसी इंडस्ट्री का जब क्लस्टर बनता है। ऐसा समझ लीजिए कि एक कैंपस पूरा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लस्टर्स को पर्सनली जाके देखा है, उनको बहुत नज़दीक से देखा है। तो एक कैंपस समझ लीजिए एक 4 दीवारी बन गई, कई एकड़ में फैली हुई, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर और उससे संबंधित, मैं खाली फर्नीचर की बात कर रहा हूँ, फर्नीचर और उससे संबंधित, उससे कंसर्न जो इंडस्ट्री है, चाहे वो उसका रॉ मटेरियल हो, चाहे उसका फिनिश प्रोडक्ट हो, चाहे पेंट का हो, सीजनिंग का हो, कुछ भी हो, सब उसके अंदर आपको मिलता है। और आपको ये जान के जब मैंने कैंपस का नाम लिया कि कैंपस की तरह वो बन जाता है, जब कैंपस का नाम लिया तो इसमें जो डिसिप्लिन रहता है वो करीब करीब ऐसा ही डिसिप्लिन रहता है जैसे किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल में रहता है। बाकायदा कैंपस का उसका क्लस्टर का गेट खुलता है, उसमें सब लोग एक समय पे अंदर जाते हैं, एक समय पे आते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड वे में। कहने का मतलब ये, मैं कोई उसको यूनिवर्सिटी या स्कूल से सीधा कंपेयर नहीं कर रहा, पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक बहुत स्पेशलाइज्ड, आप अंदर सांस भी लेंगे तो फर्नीचर की आएगी, और आप छींक भी मारेंगे तो फर्नीचर की आएगी। मतलब इस तरह की स्पेशलाइजेशन हो जाती है, दैट यू ईट स्लीप फर्नीचर, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो जब इतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन और हर वक्त आप फर्नीचर का चिंतन करेंगे तो जिस चीज की आप ज्यादा सोच रखते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाती है, उसी काम को बार बार रिपीट करने में। और हमने ये भी देखा है कि जो क्लस्टर के एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो स्किल डेवलपमेंट होती है वो बहुत तेज होती है और बहुत स्पेशलाइजेशन हो जाती है। मतलब ऐसे ऐसे लोग हो जाते हैं जो कि फर्नीचर में आपको रोज नए नए आइडियाज देंगे, इनोवेशन की गुंजाइश हो जाती है, उसको मैनेज करना आसान होता है। अच्छा, सरकार के लिए भी स्कीम्स को अनाउंस करना क्लस्टर में बहुत आसान रहता है, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक स्कीम अनाउंस करी, वो इस क्लस्टर के सभी लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगी। वरना आप समझिए एक यहां बैठा है, एक कहीं और बैठा है, एक साउथ में बैठा है, एक वेस्ट में बैठा है, तो कई बार क्या होता है स्कीम्स वहां तक पहुंचने में दिक्कत आती है, उनको पता नहीं लग पाता। क्लस्टर में आप एक अनाउंसमेंट, मैं दूसरे देशों के क्लस्टर्स की बात कर रहा हूं, वहां पर एक अनाउंसमेंट सिस्टम होता है, उनका एक सर्कुलेशन सिस्टम होता है, वहां स्कीम की अनाउंसमेंट की जाती है, उस अनाउंसमेंट के बेसिस पे सभी लोगों को पता लग जाता है इंडस्ट्री को कि हमें इसमें क्या फायदा है। तो मैं समझता हूं क्लस्टर मैनेजमेंट, क्लस्टर के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी आसान है, सरकार के लिए भी आसान है, वहां जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी आसान है। स्किल और जिस चीपर, फास्टर, बेटर की मैंने बात करी, मैं समझता हूं ये सबसे ज्यादा कारगर तरीके से ये क्लस्टर के जरिए ही आ सकता है। तो क्लस्टर हमें, अगर हम अभी चाइना की बात कर रहे थे फर्नीचर के, शर्मा जी, वहां पर 50 क्लस्टर हैं सिर्फ फर्नीचर के। चाइना बहुत बड़ा देश है जियोग्राफिकली भी, 50 क्लस्टर फर्नीचर। और हम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहां पर अब एक इसमें बहुत अहम बात ये उठती है कि हमारे क्लस्टर्स में और जो विदेशों में क्लस्टर, उनमें फर्क क्या है। यहां जो क्लस्टर हैं वो ट्रेडिशनल क्लस्टर्स हैं, वो बस जैसे सहारनपुर का हम लें, वुड मार्केट है, तो वो बस शुरू हुआ, वहां सिलसिला शुरू हुआ, शुरू होते होते बन गया। कानपुर में, लखनऊ में स्टील का बहुत काम होता है, तो एक ने खोली, दो ने दुकान खोली, तीसरे ने फैक्ट्री लगाई, चौथे ने ट्रेडिंग शुरू करी, एक ने शोरूम बनाया, ऐसे करते 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 वो आज वो मशहूर हो गया। अर्नाकुलम ले, मल्लापुरम ले, वहां वुड के लिए, बरेली में केन का बहुत काम है, पर वो हमने देखा कि वो ऑर्गेनाइज क्लस्टर्स अभी नहीं बन पाए उसको। हालांकि सरकार ने कुछ क्लस्टर्स को, 1-2 क्लस्टर्स को मान्यता दी है, रिकॉग्निशन दी है, पर ऑर्गेनाइज वे में अगर जो मैन मेड क्लस्टर्स होते हैं जिनको हम एक मैंडेट के साथ सेटअप करते हैं, टारगेटेड कि हमने इस एरिया में, इस, जैसे अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी, अभी फिल्म सिटी का अनाउंसमेंट हुआ नोएडा में, आपको पता है कि आपने इस इलाके में फिल्म के लोग लाने ही लाने हैं, हर चीज फिल्म की होगी। मैं समझता हूं अगर इस तरीके की सोच हो जाए और इस तरीके की आगे बढ़ने की एक मुहिम चले तो उससे फर्नीचर इंडस्ट्री एक्सेलरेटर लग जाएगा उस पर और बहुत तेज रफ्तार से आगे जी। अच्छा, क्लस्टर पे हम फिर दोबारा आएंगे, लेकिन यहाँ अब बात आ रही है कि वुड पॉलिटी पे, जो फॉरेस्ट नेशनल पॉलिटी है, वुड से रिलेटेड फर्नीचर है, उस पर बैन लग रहा है क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं और दूसरे कंसर्न्स हैं। तो इसमें अल्टरनेटिव मटेरियल क्या हो सकते हैं? अगर आप देखें जर्मनी, यूरोपियन देश अगर ख़ास तौर से हम देखें तो काफ़ी ग्रीन फर्नीचर की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। और मेटल
बेस्ड में, जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इस तरीके के मेटल बेस्ड फर्नीचर्स और पॉलीमर बेस्ड फर्नीचर्स, प्लास्टिक के बहुत ही नए नए तरीके के वेरिएंट्स तैयार किए गए हैं और उनका मोल्डेड फर्नीचर और इस तरीके के नए नए मटेरियल्स बना के फर्नीचर्स बन रहे हैं। प्लस अगर हम देखें वुड के अलावा MDF और HDF और HDMR इस तरीके के नए मटेरियल्स आए हैं जो कि पार्टिकल बोर्ड फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, जिनको जोड़ के फर्नीचर बन रहा है। ये अच्छा, इसको बीच में एक मिनट, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये वो जो भूसे को बना करके और एक शेप में ले आते हैं, उसका शायद अंग्रेजी नाम जो आप बता रहे हैं, इसके अंदर जो हम भूसे वाला नहीं, ये गन्ने की फैक्ट्री से जो मोलासिस निकलता है जी, जो गन्ने की फैक्ट्री में जूस निकालने के बाद में जो बचता है उसको बगास कहते हैं। बगास को सुखा के और उसको हीट से ड्राई करके MDF बोर्ड बनाया जाता है जी। उसी के और वेरिएंट्स हैं HDMR और जिससे कि उसको वाटरप्रूफ करना है, उसके अंदर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करना है, उससे ये वाटरप्रूफ हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। प्लस कुछ इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं, जैसे कैलिफोर्निया एयर रेगुलेटरी बोर्ड का एक सर्टिफिकेशन होता है, कार्ब सर्टिफिकेशन, कि जब उसको बनाया जाए, प्लाई को बनाया जाए, MDF को बनाया जाए, तो उसमें जो फॉर्मल्डिहाइड केमिकल डलता है उससे एयर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, पोल्यूशन में कोई पोल्यूशन तो नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरीके से कंप्लायंस भी बनाए जा रहे हैं ग्लोबली, नए मटेरियल्स, नए कंप्लायंस, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन को हम रोक सकें। हमें अपने फॉरेस्ट्स को बचाना है। लेकिन चाइना के अंदर एक बहुत ही अहम बात बताना चाहूँगा, करीब 2 मिलियन हेक्टेयर जी चाइना ने फॉरेस्ट कवर तैयार किया है जो कि सिर्फ फर्नीचर के लिए डेडिकेटेड है। क्या ये पॉलिसी इंडिया के अंदर भी अब टेकअप हो रही है। एक नई एनवायरनमेंट पॉलिसी बना रही है भारत सरकार, जिसके अंदर सर्टिफाइड ट्रेसेबल वुड, जिसको फर्नीचर के लिए आज उगाया जाएगा और 20 साल बाद उसको जब हम काटेंगे तो वो हमें पता है कि ये हमने इसी मकसद से उगाए थे। तो ये भी सरकार इसके ऊपर एक बहुत ही स्पेशल फोकस देके नई एनवायरनमेंट पॉलिसी के अंदर फॉरेस्टेशन को, ट्रेसेबल फॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे रही है। और इंडिया ने अपना एक सर्टिफिकेट खुद अपना जारी किया है, जिसको वृक्ष सर्टिफिकेट कहते हैं जी। जैसे विदेशों के अंदर आप देखेंगे FSI सर्टिफिकेट को बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, तो हिंदुस्तान का वृक्ष सर्टिफिकेट जारी होगा उस लकड़ी के लिए जो कि जो लकड़ी ट्रेसेबल है, जिसको फर्नीचर बनाने के लिए ही उगाया गया था। तो नए नए मटेरियल्स और लकड़ी की और अवेलेबिलिटी बहुत आने वाले समय में अच्छी हो जाएगी। और मेरे हिसाब से नए मटेरियल्स की वजह से हमारे फर्नीचर में वैरायटी भी काफ़ी बनेगी। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और फर्नीचर पर इतनी बेहतरीन चर्चा हुई, उसके फाइन पॉइंट्स को भी बताया, और नौकरी के अवसर के बदले नौकरी देने की बात आपने समझाई। तो हमारी पैसा बोलता है कि इस कड़ी में आज बस इतना ही। आप अपने राय और सजेशंस हमें ddurduspecials@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। आदाब।